आज हम द्विआधारी संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मैं दो अवयव लेता हूँ प्राकृत संख्या के, एक तो लेता हूँ 2 और दूसरा लेते हूँ 3। तो ये एक युग्म लिया मैंने 2 और 3। अब मैं 2 और 3 के मध्य एक संक्रिया लगाता हूँ प्लस 2 + 3 = 5। तो ये अवयव 2 और 3 किस संख्या से संबंधित हो गए? 5 से संबंधित हुए। तो ये क्रमित युग्म 5 से संबंधित है। किस संक्रिया के अंतर्गत? योग संक्रिया के अंतर्गत। योग संक्रिया के अंतर्गत ये हम लेते हैं प्राकृत संख्या का अवयव, ये भी प्राकृत संख्या का अवयव। योग करने पर किसका अवयव? प्राकृत संख्या का अवयव। तो ऐसे दो अवयव हम किसी समुच्चय जैसे n के अवयव लिए हैं और किसका अवयव आ रहा है? ये n का ही अवयव आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि योग संक्रिया क्या है? एक द्विआधारी संक्रिया कि दो अवयवों का योग एक पुनः प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। कहने का अर्थ है किसी दो अवयव, जैसे मैं कहता हूँ a और b, ठीक है, इन दो अवयवों का किसी संक्रिया के अंतर्गत एक मान लेते हैं ये संक्रिया लगाने पर c प्राप्त हुआ। तो ये दो अवयव जो है क्रमित युग्म के रूप में एक अवयव हम ले सकते हैं और ये c से संबंधित हुआ। तो ये तो होता है प्रांत का अवयव। जैसे कोई मान लेते हैं समुच्चय S, ये S का अवयव है, ये S का अवयव है, तो ये क्रमित युग्म जो होगा वो S × S का अवयव होगा और पुनः ये S का अवयव प्राप्त हो जाता है। ठीक है, S × S का अवयव से हम मध्य में कोई उन दोनों अवयवों के मध्य कोई संक्रिया लगाने पर S का ही अवयव प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि ये संक्रिया जो है स्टार, ये है द्विआधारी संक्रिया है। फिर से देखें, S × S क्रमित युग्म का समुच्चय होता है। S के सभी क्रमित युग्म S से S में S × S के क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। यानी पहला अवयव S का और दूसरा भी अवयव S का। तो ये AB जो है वो S × S का अवयव है और C भी S का अगर अवयव होता है। तो इस प्रकार हम अगर इसको प्रांत लेते हैं और इसको सप्रांत लेते हैं तो S × S से S में जो संक्रिया होती है स्टार, ठीक है, यानी कि फलन S × S से S में ये संक्रिया स्टार एक फलन ही होता है। फलन कह दो या संबंध भी कह सकते हैं, क्योंकि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। तो संक्रिया भी एक प्रकार का संबंध या फलन होता है। संबंध विशेष प्रकार का संबंध होता है, यानी कि एक फलन होता है। हम शॉर्ट में इसको फलन कह सकते हैं। तो संक्रिया एक फलन होता है किससे में S × S से S में एक अगर फलन होता है तो हम कहते हैं स्टार S में द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, क्योंकि S × S के अवयव किस रूप में होते हैं? क्रमित युग्म के रूप में। तो दो अवयव अगर हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं तो ये संक्रिया लगाने पर किसी तीसरे अवयव C से संबंधित होता है। तो ये क्रमित युग्म C से संबंधित हुआ, अर्थात पुनः S के अवयव से संबंधित हुआ। तो हम कह सकते हैं कि देखो ये प्रांत का अवयव, ये सप्रांत का अवयव, तो स्टार ये फलन। ठीक है, इसको हम इस A * B को फलन के रूप में अगर लिखते हैं तो F और ये प्रांत का अवयव AB। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं Fx, तो ये x किसका अवयव होता है? प्रांत का अवयव होता है और ये फलन। जैसे प्रांत कौन? S × S, तो S × S यानी कि प्रांत कौन है? क्रमित युग्म AB के रूप में, और ये F के स्थान पर हमने स्टार लगा दिया। तो स्टार AB, इसको हम शॉर्ट में A * B से भी व्यक्त करते हैं। स्टार AB को, स्टार क्रमित युग्म AB को A * B से व्यक्त करते हैं और A * B अगर C के बराबर है तो ये C से संबंधित हुआ, यानी कि ये प्रांत का अवयव, इस प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब कौन हुआ? C हुआ। अर्थात संक्रिया A स्टार लगाने पर A और B के मध्य स्टार लगाने पर C प्राप्त हो रहा है। तो स्टार अगर लगाने पर ये पुनः उसी समुच्चय S का अवयव प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो दो प्रकार से इसकी परिभाषा दी गई है। देखिए, एक तो परिभाषा दी गई है आपके स्वरूप में, एक तो परिभाषा दी गई है
कि समुच्चय S क्रॉस S से S में परिभाषित किसी फलन को S में एक द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, जिसे स्टार या O या प्लस और एरो या गुणा एरो का चिन्ह आदि से व्यक्त करते हैं। अधिकांशतः हम स्टार से ही इसको व्यक्त करेंगे। बुक्स में अधिकांशतः हम द्विआधारी संक्रिया को स्टार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो स्टार जो है वो क्या है, एक फलन है। किससे किसमें, S क्रॉस S। S क्रॉस S क्या है, 11th में पढ़ा है हमने। A क्रॉस B क्या होता है, A और B का कार्तीय गुणनफल या कर्मित A और B में कर्मित युग्मों का समुच्चय, यानी प्रथम अवयव A और दूसरा अवयव B का हो तो AB जो होता है वो A क्रॉस B का अवयव होता है। तो A क्रॉस B कर्मित A और B में कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है। तो S क्रॉस S क्या है, S के ही अवयवों का कर्मित युग्मों का समुच्चय, यानी प्रथम अवयव भी A का और दूसरे भी अवयव A का होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर जहाँ S क्रॉस S ये बताया है कि S क्रॉस S में ये कर्मित युग्म के रूप में अवयव होते हैं, जिसमें प्रथम अवयव A जो है वो S का होता है और दूसरा अवयव B भी S का अवयव होता है। तो ये किसका अवयव हुआ, AB कर्मित युग्म S क्रॉस S का अवयव हुआ। तो इसको कर्मित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। तो प्रांत होता है एक कर्मित युग्म के रूप में होता है अवयव, और सप्रांत का अवयव S का ही होता है। ठीक है, तो S क्रॉस S से S में परिभाषित जो फलन होता है उसको S में एक द्विआधारी संक्रिया कहते हैं और स्टार या O इससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये ध्यान रखें, इसमें ये भी नोट कर लें आप कि स्टार AB को हम A स्टार B द्वारा व्यक्त करेंगे, ये भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ फलन f x के स्थान पे प्रांत का अवयव AB के रूप में है, तो f a x इक्वल टू हम लिखते हैं जैसे भी वैसे ही है, इस f के स्थान पे स्टार और प्रांत का अवयव इक्वल टू ये सहप्रांत का अवयव A स्टार B के रूप में व्यक्त करते हैं हम इसको। शॉर्ट में हम जो सिंपल परिभाषा है वो यहाँ पर दी गई है, ये परिभाषा याद रखेंगे आप कि होती क्या है। द्विआधारी संक्रिया, किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है, ये स्टार एक ऐसा नियम है, नियम कह दो या फलन कह सकते हो। ऐसा नियम है जिसके आधार पर, इसके आधार पर S के किन्हीं दो अवयव, जैसे हम A और B दो अवयव S के लेते हैं, S के किन्हीं अवयव दो अवयवों के लिए S का ही एक अद्वितीय अवयव, जैसे हम कहते हैं C प्राप्त होता है। ठीक है, एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं ये स्टार क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है, और द्विआधारी संक्रिया एक नियम या फलन कह सकते हैं। अर्थात जैसे मैं कहता हूँ S के दो अवयव लिए, एक तो अवयव S का लिया हमने A और B अवयव है S का, A अवयव है S का और B अवयव S का, S के दो अवयव लिए। इम्प्लाइज दैट दोनों के मध्य संक्रिया लगाने पर ये एक स्टार यानी कि नियम लगाने पर, मध्य नियम लगाने पर ये S का ही अवयव प्राप्त हो जाता है, तब ये स्टार ये कहलाती है S में द्विआधारी संक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे योग, व्यवकलन और गुणा, व्यवकलन अंतर कह सकते हो। ठीक है, तो व्यवकलन या अंतर और गुणन संक्रियाएं पूर्णांकों के समुच्चय Z में द्विआधारी संक्रिया है। क्यों, क्योंकि दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक, यानी जैसे मैं कहता हूँ A पूर्णांक है, A अवयव है Z का, B अवयव है Z का, तो A प्लस B भी Z का ही अवयव आएगा, यानी दो पूर्णांकों का योग पुनः पूर्णांक आता है। दो पूर्णांकों का अंतर कोई भी दो पूर्णांकों का अंतर करो फिर से पूर्णांक आएगा, इसलिए यानी कहने का मतलब है कौन से समुच्चय में है, पूर्णांकों के समुच्चय में तो पूर्णांक के ही अवयव लेंगे और पूर्णांक का ही अवयव आना चाहिए संक्रिया लगाने पर, तो दो पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक संख्या आती है। इसी तरह दो पूर्णांकों का गुणा भी क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होती है। तो ये तीनों संक्रियाएं क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय में ये द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन भाग संक्रिया पूर्णांकों के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया नहीं है क्योंकि दो पूर्णांकों का भाग पूर्णांक हो भी सकता है नहीं भी। जैसे दो अवयव है Z का, दो पूर्णांक है, तीन भी पूर्णांक है, लेकिन 2/3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो यानी 2/3
पूर्णांक नहीं है तो भाग संक्रिया जो है वो द्विआधारी संक्रिया है। कहने का मतलब है संक्रिया लगाने पर उसी समुच्चय का अवयव आ जाना चाहिए। समझ में आ गया होगा। जैसे हम कह सकते हैं, एक उदाहरण और देखिए आप, ठीक है। सेकंड उदाहरण, योग, फिर से प्लस और गुणन संक्रिया। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया होती है, परंतु अंतर जो है वो n में द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है। अंतर क्यों नहीं होती है? जैसे मैं कहता हूँ 2 n का अवयव है, 3 भी n का अवयव है, 2 - 3 बराबर -1 अवयव नहीं है n का। ये -1 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। यानी 2 प्राकृत संख्या लेने पर प्राकृत संख्या आ भी सकती है, नहीं भी। ऐसा नहीं, हो सकती है, सकता नहीं आना चाहिए, होना ही चाहिए। कोई भी 2 अवयव लेते हैं वो प्राकृत संख्या का अवयव ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऊपर देखो परिभाषा, ध्यान रहे आप, ए अवयव है एस का, बी अवयव है एस का, इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी एस का अवयव है। मतलब 2 एस के अवयव लेने पर बीच में संक्रिया लगाने पर एस का अवयव अगर प्राप्त होता है तो ये द्विआधारी संक्रिया होती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रहे, ये सभी, प्रत्येक, इसका अर्थ है प्रत्येक, यानी कि सभी ए और बी अवयव एस के लिए, एस के सारे अवयव के लिए ये नियम सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि 2 अवयवों के लिए सत्य है, तीसरे के लिए सत्य नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या कुछ सभी अवयवों के लिए सत्य है, 2 अवयवों के लिए सत्य नहीं है, तो भी ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी एक अवयव के लिए भी असत्य होता है तो ये नियम असत्य नहीं होना चाहिए। सभी, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक 2 अवयवों के लिए ये सत्य होना चाहिए। किन्हीं 2 अवयवों के लिए अगर सत्य नहीं है तो ये फिर द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो ये आपके समझ में आया होगा कि प्लस और गुणा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन माइनस नहीं है, क्योंकि 2 प्राकृत संख्याओं का योग करोगे प्राकृत संख्या आएगी, 2 प्राकृत संख्याओं का गुणा प्राकृत संख्या होती है। लेकिन व्यवकलन जो होता है, अंतर जो होता है, वो प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। जैसे 3 + 2 5 तो होता है, लेकिन 3 - 2 1 तो होता है, लेकिन 2 - 3 बराबर -1 ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो होना आवश्यक नहीं है, होना ही चाहिए सभी के लिए, ठीक है। जबकि ए अवयव है n का, बी अवयव है n का, तो a + b एक प्राकृत संख्या होगी और a × b हमेशा प्राकृत संख्या होगी। तीसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ये परिमेय संख्याओं के समुच्चय q में, ठीक है, जो p/q के रूप में होती है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं सारी परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती है, और 2/3 3/5 ये भी प्राकृत संख्याएं होती है आदि। निम्न प्रकार परिभाषित संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है? क्योंकि जैसे ये संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है, स्टार का नियम कुछ भी हो सकता है, ये नियम कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ स्टार का नियम क्या कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब ये है कि दोनों का गुणा बटा 2 है। इस स्टार का अर्थ ये है, स्टार का अर्थ यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा बटा 2 है, और ये प्रत्येक ए बी अवयव क्यू के लिए है। क्यू मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के लिए ये नियम सत्य है। तो ये एक द्विआधारी संक्रिया क्यों है? क्योंकि हम ए अवयव क्यू का लेते हैं तथा बी अवयव क्यू का लेते हैं, तब ए × बी क्यू का अवयव होगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या होती है, और 2 का भाग लगाएंगे तब भी परिमेय संख्या। तो अर्थात ab/2 एक परिमेय संख्या है, और ab/2 किसके बराबर है? a b के। तो a भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ab/2 परिमेय है तो a भी परिमेय संख्या हुई, अर्थात a b क्यू का अवयव है। इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया कि a अवयव है क्यू का तथा b अवयव है क्यू का, इम्प्लाइज दैट a b क्यू का अवयव है, अतः ये परिमेय यानी कि द्विआधारी संक्रिया हुई, ठीक है। इसी प्रकार एक चौथा नियम और है। तो चौथा नियम क्या है कि किसी समुच्चय S के घात समुच्चय PS में समुच्चयों का संघ यूनियन तथा सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रियाएं होती है। घात समुच्चय हमने पढ़ा है 11th में, तो वो ये देखो नोट किया गया है, यहाँ पर ध्यान दें। घात समुच्चय होता क्या है कि समुच्चय S के सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय है, जिसको हम PS से व्यक्त करते हैं, S का घात समुच्चय कहलाता है। अर्थात PS में जो होता है वो समुच्चय A प्रकार के अवयव होते हैं, यानी कि कैपिटल A का मतलब समुच्चय है ये,
और ए किसका अवयव है, पी एस का। ये ए अवयव पी एस का तब होगा जब ए उपसमुच्चय होगा एस का, या ए एस के तुल्य होगा, या क्योंकि एस स्वयं एस का उपसमुच्चय होता है। तो एस के सारे उपसमुच्चय, ठीक है, एस का उपसमुच्चय फाइव भी होता है, यह ध्यान रखना, और स्वयं एस भी होता है। तो फाइव भी पी एस का अवयव है और एस भी पी एस का अवयव है। कहने का मतलब है घात समुच्चय का अवयव कौन होता है, जो एस का उपसमुच्चय होता है। एस के सभी उपसमुच्चय जो होते हैं वो ही पी एस के अवयव होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा नियम याद रखें कि ए पी एस का अवयव तब होगा जब ए उपसमुच्चय है एस का, और ए उपसमुच्चय अगर एस का है तो ए अवयव है पी एस का। तो देखो यहाँ पर एक आपको याद करने का हम तरीका बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ए अवयव है पी एस का। अब यहाँ पर पी जब हटाएंगे हम तो ये इस डंडी को नीचे कर दो आप, देखो ए उपसमुच्चय एस का, और जब ये डंडी अंदर आती है तो यानी पी यहाँ पर आ गया, यानी कि ए पी एस का, ये मतलब पी एस मतलब पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट ऑफ एस यानी कि एस का घात समुच्चय है। तो ए का एस का घात समुच्चय, ये अगर ए इसका अवयव है तो ए इसका एस का उपसमुच्चय होगा, यानी जब पी को हटाएंगे तो ये उपसमुच्चय का चिन्ह हो जाएगा, ये अवयव नीचे, यानी ये इससे डंडी को नीचे लेगा, ठीक है। तो मतलब ये याद करने के तरीके होते हैं आप और यहाँ पर जैसे ही पी आता है ये यहाँ डंडी यहाँ पर आ गई, तो ये ए अवयव पी एस बन गया है। तो ए अवयव अगर पी एस है तो ए उपसमुच्चय होता है एस का, और ए उपसमुच्चय एस का होता है तो ए अवयव पी एस का होता है। अब यहाँ पर हम इसको देखो सत्यापित करते हैं कि ए अगर पी एस का अवयव है और बी पी एस का अवयव है तो ए यूनियन बी भी पी एस का अवयव होगा। कैसे, चित्र अनुसार आप समझ सकते हो। मान लेते हैं ये है पी एस, ठीक है, और ये है आपका ए, और ये है आपका बी। तो इनका संग जो होगा वो भी देखो, ए भी पी एस का अवयव, मतलब ए पी एस के अंदर है, ठीक है, ये मान सकते हो आप और ये बी भी पी एस का अवयव है, तो इनका संग भी क्या होगा, इस पी एस के अंदर ही है, अर्थात ए यूनियन बी क्या हुआ, पी एस, ए यूनियन बी पी एस का अवयव हुआ, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एस, ए अगर एस का उपसमुच्चय है, बी अगर एस का उपसमुच्चय है, इस प्रकार भी समझ सकते हो। ए अगर एस का उपसमुच्चय, यानी कि आप इसको एस मान लो, ये पूरा संपूर्ण वर्त एस, एस के अंदर ए समुच्चय है और एस के अंदर बी समुच्चय है, तो इनका संग भी क्या होगा, एस में ही होगा, अर्थात ए यूनियन बी एस का उपसमुच्चय होगा। जब ए एस का उपसमुच्चय है, बी एस का उपसमुच्चय है, तो ए यूनियन बी एस का उपसमुच्चय होगा, अर्थात ये पी एस का अवयव होगा। इसी तरह ए एस का उपसमुच्चय है, बी भी पी एस का अवयव, मतलब बी एस का उपसमुच्चय है, अर्थात ए इंटरसेक्शन यानी इनका कॉमन पार्ट भी ये एस में होगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी भी एस का उपसमुच्चय, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी पी एस का अवयव है। इसलिए यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही क्या है, पी एस के अवयव, पी एस में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो घात समुच्चयों में यूनियन और इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा घात समुच्चय की परिभाषा, सभी एस के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चय फाई जो है वो सब का उपसमुच्चय होता था। फाई भी एस का अवयव है, एस भी ये पी एस का अवयव है, फाई भी पी एस का अवयव है, एस भी पी एस का। इसके अतिरिक्त और भी जो उपसमुच्चय हैं वो सारे के सारे ये पी एस के अवयव होंगे। तो पी एस को हम समुच्चयों के रूप में, नहीं, पी एस के जो अवयव होते हैं वो समुच्चय के रूप में ही होते हैं। तो पी एस के अवयव, जैसे मैं कहता हूँ ए समुच्चय है तो ए वो एस का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। घात समुच्चय समझ में आ चुका होगा। अब हम 5वां उदाहरण पे विचार करते हैं। सभी सदिशों के समुच्चय एस में, एस जो है समुच्चय एस जो है उसमें सारे के सारे सदिश हैं, यानी तो सभी सदिशों का समुच्चय एस सदिश गुणन के लिए, सदिश में सदिश गुणा जो होती है वो द्विआधारी संक्रिया होती है, परंतु अदिश गुणा जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है। क्योंकि यदि ए सदिश एस का अवयव है, क्योंकि एस में क्या है, सभी सदिश हैं, तो ए सदिश एस का अवयव है,
बी सदिश एस का अवयव है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सदिश होगा, और सदिश है तो एस का अवयव है, क्योंकि एस में सारे के सारे सदिश हैं। तो ए क्रॉस बी एक सदिश राशि, इसलिए एस का अवयव है। इसलिए क्रॉस यानी कि सदिश गुणन क्या है, एस में द्विआधारी संक्रिया। परंतु ए सदिश डॉट बी सदिश ये एस का अवयव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी एक सदिश राशि नहीं है, और एस क्या है, एस में सदिशों का समुच्चय है ये एस, अर्थात एस में सारे के सारे सदिश हैं। तो ए डॉट बी क्या है, अदिश राशि, तो एस में हो नहीं सकता, इसलिए ए डॉट बी एस का अवयव नहीं है। इसलिए अदिश गुणनफल जो है वह एस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, जबकि सदिश गुणनफल द्विआधारी संक्रिया, क्योंकि ये एस का अवयव है। कहने का मतलब है जिस समुच्चय का अवयव लेते हैं हम दो, उसी समुच्चय के दोनों अवयव आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल देखिए आपके छठा देखो, विभाजन या भाग संक्रिया। ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड क्यू आर और सी में द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है, परंतु विभाजन संक्रिया यानी भाग संक्रिया जो है वो Q0 R0 और C0 में द्विआधारी है। जेड में द्विआधारी क्यों नहीं है पूर्णांकों में, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ ए 2 पूर्णांक है 3 पूर्णांक है, तो 2/3 पूर्णांक नहीं है। चलो ये ठीक है कि जेड में ये 2/3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, तो 2/3 परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जब हर में यानी कि दूसरी संख्या यानी कि 0 लेते हैं, तो जैसे 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 2 परिमेय है, 0 भी परिमेय है, लेकिन 2/0 परिमेय नहीं है। इसी तरह 2 वास्तविक संख्या भी है और 0 भी वास्तविक संख्या, लेकिन 2/0 वास्तविक नहीं है। 2 के अतिरिक्त और भी कोई हम उदाहरण दे सकते हैं 5, कि 5 परिमेय है, 5 वास्तविक भी है, 5 सम्मिश्र भी है। लेकिन दूसरी संख्या 0 लेते हैं तो 2/0, 5/0, 3/0 ये क्या है, आपके सम्मिश्र नहीं है, न परिमेय है, न वास्तविक है। तो हर में अगर शून्य आता है यानी कि भाग में शून्य आता है, तो वो परिमेय संख्या नहीं है, नहीं वास्तविक संख्या होगी, नहीं सम्मिश्र संख्या होगी। जबकि 0 एक सम्मिश्र संख्या है, वास्तविक भी है और परिमेय भी है, इसलिए हर में 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए Q0 का मतलब अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, R0 का मतलब अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, C0 का मतलब अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का, अशून्य मतलब शून्य नहीं। तो अशून्य परिमेय संख्या हो यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसमें शून्य नहीं हो, ऐसी वास्तविक संख्या है जिसमें शून्य नहीं हो, ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसमें शून्य, अब शून्य होगा ही नहीं तो भाग में शून्य आएगा नहीं, और भाग में शून्य नहीं आएगा तो ये Q के R0 के और C0 के अवयव हो जाएंगे। जैसे हम अब 2 अवयव है Q का और 3 अवयव है Q0 का, 2/3 Q0 का अवयव है, इसलिए Q0 में यानी A अवयव है अगर Q0 का यानी कि 0 नहीं है A, B भी 0 नहीं है, B Q0 का अवयव है, तो A स्टार B ये Q0 का अवयव होगा, या A/B Q0 का अवयव होगा। जैसे मैं कहता हूँ A अवयव है R0 का, B अवयव है R0 का, तो A/B, क्योंकि B 0 नहीं है इसलिए A/B R0 का अवयव होगा। इसलिए ये भाग संक्रिया इनमें द्विआधारी संक्रिया है, जबकि QRC में नहीं है। ठीक है, केवल शून्य के लिए ही ये नहीं है, बाकी देखो सब अवयवों के लिए सत्य हो जाएगा। परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या में केवल शून्य के लिए बटे में 0 आता है उसके लिए सत्य नहीं है, बाकी सब के लिए सत्य है। लेकिन तो हमने जो परिभाषा दी है वो सभी के लिए होना चाहिए, किसी एक अवयव के लिए नहीं होता है तो वो फिर द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है। तो केवल अगर शून्य को हटा दें हम, ठीक है, तो ये अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय में इसमें भाग संक्रिया क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। और प्लस, गुणा और व्यवकलन ये भी इन तीनों में ये द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब हम फलनों का एक उदाहरण दे देते हैं। तो यदि समुच्चय A में परिभाषित सभी फलनों का समुच्चय है, समुच्चय S है, तो S में कौन से अवयव हैं, A में जितने भी परिभाषित फलन है, A में परिभाषित का मतलब है A से A में फलन, तो F A से A में फलन हो, G A से A में फलन हो, H A से A में फलन हो, तो F G H ये क्या होंगे, S के अवयव होंगे। जो A से A में फलन है वो S के अवयव हैं, इसका अर्थ ये होगा। तो S में संयुक्त फलन की संक्रिया O यानी कि O ये एक द्विआधारी संक्रिया होगी,
क्यों होगी? यदि हम एफ एस का अवयव लेते हैं, यानी एफ एस का अवयव, इसका मतलब एफ ए से ए में एक फलन है। जी एस का अवयव है तो जी भी ए से ए में फलन है। जो एस का अवयव है वो ए से ए में फलन है। इसका अर्थ ये है, ऊपर लाइन लिखी हुई है कि ए में परिभाषित फलन का समुच्चय एस है। तो ए से ए में जितने भी फलन हैं वो एस के अवयव हैं। तो एफ एस का अवयव है, जी एस का अवयव है, तो ये ए से ए में परिभाषित है। अब एफ ए से ए में है, जी ए से ए में है, तो जी ओ एफ ये ए से ए में होगा और एफ ओ जी भी ए से ए में परिभाषित होगा। तो एफ ओ जी ए से ए में है, इसलिए एफ ओ जी एस का अवयव है। जी ओ एफ अगर ए से ए में है तो जी ओ एफ भी एस का अवयव है। जो ए से ए में परिभाषित हैं वो एस के अवयव हैं। तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही एस के अवयव हैं। इसलिए संयोजन एफ और जी का संयोजन भी एस में द्विआधारी एक संक्रिया है। ओ एस में द्विआधारी संक्रिया है। अब कुछ एग्जाम्पलों पर विचार कर लेने के। एग्जाम्पल एक और है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। ये संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ध्यान रहे, इसको पढ़ना सीखें। ए और बी के मध्य संक्रिया लगाने पर इसका अर्थ है, मतलब संक्रिया का ये नियम है कि ये किसके बराबर है कि दोनों अवयवों का योग माइनस दोनों अवयवों का गुणनफल, ए और बी का योग और ए और बी का गुणनफल का अंतर। इस संक्रिया का अर्थ ये है। ठीक है, ये ध्यान रहे, संक्रिया को पढ़ना सीखें कि दोनों अवयवों का योग हो रहा है माइनस दोनों अवयवों का गुणनफल हो रहा है। तो हम कहते हैं ये द्विआधारी संक्रिया है क्या। तो हम देखो जांच करते हैं कि मान लेते हैं ए अवयव आर का और बी अवयव है आर का। जब ए वास्तविक है, बी आर मतलब वास्तविक, बी वास्तविक है, तो इनका योग वास्तविक होता है और इनका गुणनफल ए गुणा बी ये भी क्या होगा, वास्तविक होगा। अब ए प्लस बी वास्तविक है, ए गुणा बी वास्तविक है, तो इन दोनों का अंतर भी क्या हुआ, वास्तविक, क्योंकि वास्तविकों का अंतर क्या होता है, वास्तविक होता है। ये किसके बराबर है, ए स्टार बी के बराबर है, इसलिए ये अवयव है आर का। ए स्टार बी अगर आर का अवयव है, अतः ये स्टार द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार। अब एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि संक्रिया स्टार की निम्न परिभाषाओं में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो, पहला प्रश्न दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू 5a, ये परिभाषित है एन में। ए स्टार बी ये ए प्लस बी माइनस 4, ये भी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में परिभाषित है। इसी तरह ए स्टार बी ये 2a प्लस बी 2a प्लस 3b एन में परिभाषित है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देखिए। एग्जाम्पल पहला है ए स्टार बी इक्वल टू 5a एन में है, इसलिए एन के ही दोनों अवयव लेंगे हम। ए अवयव है एन का और बी भी एन का अवयव है। अब ध्यान दें, इक्वल टू में क्या है 5a, तो 5 प्राकृत संख्या है, ए भी प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर 5 गुणा ए ये भी क्या होगी, प्राकृत। क्यों, क्योंकि 5 अवयव है एन का और आपके ए भी एन का अवयव आपको माना है। तो 5a एन का अवयव है, इसलिए 5a किसके बराबर है, ए स्टार बी के। ए स्टार बी एन का अवयव है, इसलिए स्टार एन में द्विआधारी संक्रिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ए स्टार बी ए प्लस बी और माइनस 4, ये किसका अवयव है, एन में। ये एन के ही अवयव हैं दोनों और एन में परिभाषित है। तो क्या ये द्विआधारी है क्या, तो हम जांच करते हैं। तो फिर से सेकंड में कि स्टार में एन द्विआधारी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हम कह सकते हैं कि ए का मान 1 लेते हैं, 1 अवयव है एन का, बी का मान हम 2 लेते हैं, 2 अवयव है एन का। तो 1 स्टार 2 ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए स्टार बी का अर्थ है ए दोनों का योग में से 4 घटाओ। तो इन दोनों में से इन दोनों का योग करके 4 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये एन का अवयव नहीं है। ठीक है, तो एन का अवयव नहीं है, इसलिए 1 स्टार 2 जो है एन का अवयव नहीं है, इसलिए स्टार एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जबकि 1 एन का अवयव है, 2 एन का अवयव है और ये एन का अवयव नहीं है। ऐसे नहीं लेना है कि आप 1 और 2 के अतिरिक्त और दूसरे लेते हैं तो हो जाएगा। जैसे यदि मैं कहता हूँ 2 और 3 लो, तो 2 + 3 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 एन का अवयव आएगा। इसी तरह 7 3 ले लो, 7 + 3 में से 4 घटाएंगे, ये भी एन का अवयव आएगा। लेकिन इन दोनों के लिए ये सत्य नहीं है, 1 और 2 के लिए नहीं, यानी सभी के लिए सत्य होना चाहिए। किन्हीं 2 के लिए सत्य नहीं है, तो देखो पहले जांच करो कि किन के लिए सत्य नहीं है, वो कारण आपको लिखना है कि इस कारण से ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो 1 और 2 के लिए सत्य नहीं है, बाकी औरों के लिए सत्य है ये।
ठीक है, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। उसी प्रकार 2 और 2 लेते हैं तो 2 + 2 में से 4 घटाते हैं 0, n का अवयव नहीं है तो ये सत्य नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि किन के लिए सत्य नहीं है वो ही आपको उदाहरण देना है, और सभी के लिए अगर हो जाता है तो हम फिर अक्षरों से हम हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है a∗b ये इक्वल टू 2a + 3b n में द्विआधारी संक्रिया की जांच करेंगे। n में तो a भी n का अवयव है और b भी n का अवयव है, तो 2a प्राकृत संख्या होगी और 3 भी प्राकृत संख्या होगी। तो ये तीसरा उदाहरण हम दे रहे हैं कि n में दे रहे हैं तो a भी n का अवयव, b भी n का अवयव, तो यहाँ पर a को 2 से गुणा करते हैं n का अवयव होगा, और ये b, यह b है दूसरा अवयव b, और b को 3 से गुणा करेंगे तो ये भी n का अवयव, दोनों का योग करेंगे तो ये n का अवयव, यानी कि प्राकृत संख्या का दुगुना प्राकृत संख्या का 3 गुना, और उन दोनों का योग करते हैं प्राकृत संख्या ही आती है। और 2a + 3b किसके बराबर है? ये a∗b के बराबर है। एग्जाम्पल नंबर ये 3, ये आपको a∗b 2a + 3b दिया गया है। तो ये 2a + 3b इक्वल टू a∗b, ये n का अवयव है इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि ए संक्रिया का अर्थ क्या है? दोनों का भाग और इसको 2 से गुणा किया गया है, संक्रिया का अर्थ अब यहाँ पर ये है। तो ये क्यू में द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ये हम जांच करेंगे कि देखो a और b अगर परिमेय संख्या है तो 2a/b परिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि b का मान अगर 0 लेते हैं, b 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 अगर लेते हैं तो 0 का भाग देते हैं तो ये अनंत प्राप्त होता है, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने उदाहरण दिया है कि एग्जाम्पल नंबर 4 में कि a बराबर 3 लिया मैंने, q का अवयव है, b बराबर 0, ये भी q का अवयव है, लेकिन 3∗0, 3∗0 का मतलब ये है कि 3/0 को 2 से गुणा करो, तो ये संक्रिया का अर्थ क्या है? इनका भाग को 2 से गुणा करना है। तो 3/0 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? अनंत। 6/अनंत 0 अनंत होता है। अनंत क्या है? क्यू का अवयव नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत एक असीमित संख्या कह सकते हैं, अनंत जिसका असीमित मान है, कोई संख्या होती नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3∗0 जो है वो क्यू का अवयव नहीं है, इसलिए स्टार क्यू में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी तरह देखो 5वां उदाहरण है a∗b बराबर 3a - b इक्वल टू r, यानी संक्रिया का अर्थ है a को 3 से गुणा करके b को घटाओ, इस संक्रिया का अर्थ यह दिया गया है। ये संक्रिया का अर्थ कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर इस प्रथम अवयव को 3 से गुणा करके दूसरा अवयव घटाना है। अब ये a अवयव r का, b अवयव r का, तो a वास्तविक संख्या है, b वास्तविक संख्या है, तो 3a - b भी क्या होगी? वास्तविक, क्योंकि वास्तविक को 3 से गुणा करो, वास्तविक और वास्तविक संख्याओं का अंतर क्या होता है? वास्तविक होता है। तो 3a - b r का अवयव है, अर्थात a∗b r का अवयव है, इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया है। परंतु अगर ये n में होता है, ये देखो ये संक्रिया अगर n में है तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 1 यानी a का मान 1 लेते हैं तो 1 एक प्राकृत संख्या है, 4 एक प्राकृत संख्या है, तो 1∗4 यानी संक्रिया का अर्थ क्या है? प्रथम अवयव का 3 गुना, तो प्रथम अवयव का 3 गुना में से 4 घटाओ, तो 3 में से 4 घटाएंगे -1, ये n का अवयव नहीं है, इसलिए 1∗4 ये n का अवयव नहीं है, इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल देखो, अब ये 7वां है कि a∗b बराबर 2 की पावर ab, तो यानी कि दोनों का गुणा ये 2 की घात में है। ये संक्रिया का अर्थ क्या है? 2 की पावर दोनों का गुणा, ये संक्रिया का अर्थ है n में। तो a अवयव n का, b अवयव n का, तो दोनों प्राकृत संख्या हैं तो इनका गुणा भी एक प्राकृत संख्या होगी, और 2 की पावर कोई भी प्राकृत संख्या होती है वो एक प्राकृत संख्या, जैसे 2 की पावर 1 2 प्राकृत संख्या, 2 की पावर 2 4 प्राकृत संख्या, 2 की पावर 3 8 एक प्राकृत संख्या है। 2 की पावर कितनी भी करो आप, एक प्राकृत संख्या आपको मिलेगी। तो 2 की पावर ab एक प्राकृत, क्योंकि ab प्राकृत संख्या है तो 2 की घात ab एक प्राकृत संख्या यानी n का अवयव है, इसलिए a∗b n का अवयव है, अतः n में द्विआधारी संक्रिया है। तो ये द्विआधारी संक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अब हम इनके बारे में कुछ गुणधर्म है वो पढ़ेंगे आगे।